अब है ना बेटा थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे अपन +1 में, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सी। तो आपको ना मैंने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करवाई। उसके बाद क्या आता है अपने पास, देखो थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस है कुछ उसमें, और फिर मैंने जीरो ऑर्डर करवाया था, तो प्रोसेस करवाऊंगी बाद में, तो पहले ये करवा रही हूँ बेटा। इनको बोलते हैं अपन मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। तो इसमें हम मोस्टली जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें अपने पास ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी आते, कहो कि मैडम ऐसा तो न्यूमेरिकल आया नहीं, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी आते तो आप ग्रेजुएशन में जाओगे, वहाँ पे आपके पास फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, दोनों ही जगह पे आप सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स में मिलेगी थर्मोडायनामिक्स, किसी में केमिस्ट्री के अंदर मिलेगी। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन वहाँ पे आती है और उस टाइम आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कहेंगे उधर टीचर की, प्रोफेसर आपके, कि आपने ये चीज +1 में पढ़ ली, लेकिन +1 में अपने पास इतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो सीधा बोलते हैं कि गिब्स एनर्जी है, उसके बारे में बताओ, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास आता है मैक्सवेल के लिए ना, इनको बोलते हैं अपन 4 इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन अपने पास कहलाती है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है ना, मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन को निकालने का बेटा ये क्या है कि 4 इक्वेशन है, चाहे तो इनको रट लो, चाहे इनको याद कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन प्लस माइनस के साइन में दिक्कत पक्का आएगी, प्रॉब्लम हम डेफिनेटली आएगी। तो इसको ना याद करने का तरीका है कि इसको बोलते हैं अपन मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, ठीक है। फिर से बताती हूँ, सत्य का एस, सत्य, सत्य, प्रकाश, प्रकाश, सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, ठीक है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, तो वेरी यहां लिखना है, प्रकाश के नीचे नहीं लिखना, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, हे गॉड ए यू, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, ये याद करने का तरीका है। तो सत्य का एस, प्रकाश का पी, ठीक है, और वेरी का वी, और टायर्ड का हम क्या लेते हैं, टी लेते हैं, हे का एच, गॉड जी, ए का ए, और यू का हम क्या लेते हैं, यू। अब आपको बता देती हूँ मैं क्या है, देखो वी हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम के लिए, टी हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर के लिए, एस हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एंट्रोपी के लिए, एस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्रेशर के लिए, एच इज कॉल्ड द एंथैल्पी, क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी, ठीक है। फिर बेटा अपने पास जी आता है, जी किसके लिए है, गिब्स एनर्जी के लिए, गिब्स एनर्जी के लिए। U is called internal energy, internal energy, internal energy, ठीक है, ENERGY, internal energy, and A is called Helmholtz factor, ठीक है, Helmholtz factor से रिप्रेजेंट करते हैं हम A को। तो ये जो A है ना, ये +1 में कहीं काम नहीं आया, लेकिन मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, तो इस अकेले को नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो इसलिए ये भी लिख दिया, क्योंकि 4 करेंगे तो इसका भी यूज होगा। अब जब हमने इसको डिनोट कर दिया स्क्वायर को, तो एक और चीज ध्यान में क्या रखनी है कि बेटा एस से निकलेगी एरो और इसको टी पे मिला दो, थोड़ी टेढ़ी चली गई मेरे से, पी से निकलेगी एरो और इसको वी से मिला दो, बस अब आपका स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। जो बनाना था हमें मैक्सवेल स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वो हमें बना दिया। ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इस तरीके को है ना, चलो लिखा रहने दो, कोई नहीं। अब देखो, अब हमें निकालना है कैसे, तो क्या करते हैं बेटा, मैं ना ये जो H है ना, H इसको तो लिख दो आगे, H, ये जो 4 है HGAU, देखो HGAU, ये हमेशा इक्वल्स टू के इधर लिखे हुए हैं, जैसे कि किंग है, ठीक है, कि भाई इन्हीं को निकाल रहे हैं हम, तो ऐसे याद रख लो कि ये 4 इनको चारों को लिख लो। तो पहले मैं H निकाल रही हूँ बेटा, ठीक है। तो H निकालने के बाद देखो H के पास क्या है, एक तो है S,
और एक क्या है इसके पास P। देखो साइड में देखो इसके पास S है और एक क्या है इसके पास साइड में P। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे S और इधर लिख दिया P। ठीक है, अब ध्यान से देखना, S लिख दिया मैंने और क्या लिख दिया, P लिख दिया। ठीक है, अब देखो S से एरो निकल के किसके पास जा रही है, T के पास। S किसको मिला रहा है, T से, तो S के आगे क्या लिख देंगे, T, थोड़ा गैप छोड़ के, क्योंकि मुझे D लिखना है। ठीक है, तो S किससे मिल रहा है, T से, P किससे मिल रहा है, V से। ठीक है, अब हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन। तो पहले D लिख देते बेटा, D, S और T के बीच में D, V और P के बीच में D। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाना है। तो देखो जब इसमें से एरो, जिस भी नंबर के ऊपर एरो का हेड आए, ठीक है, जैसे ये एरो है तो ये एरो का हेड है और ये एरो की टेल है। अगर जब किसी नंबर के ऊपर, किसी भी एक सिंबल के ऊपर अगर एरो का हेड आ जाए तो उसके आगे मुझे माइनस का साइन लगाना है। तो देखो एस के पास जो ये एरो निकल रही है ना, यहाँ से कोई हेड नहीं है, यहाँ पे टेल है, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब इधर प्रेशर है पी, पी के पास भी कोई हेड नहीं है, टेल है, तो इसके आगे कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। देखो ये इक्वेशन बन गई, डी एच टी एच, टी डी एस पॉजिटिव, टी डी एस पॉजिटिव, वी डी पी पॉजिटिव, वी डी पी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बना सकते हैं। हमें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मैक्सवेल स्क्वायर बनाना है। 4 इक्वेशन है, उन चारों को हमें लिखना है। तो ये जो बीच वाले हैं इससे हम लिखेंगे। ठीक है, अब फिर अब क्या निकालते हैं, सेकंड निकाल लेते हैं बेटा अपन, जी निकाल लेते हैं उसके बाद। तो जी निकालने के लिए मैं ना इसको साइड में से रब कर देती हूँ ताकि मेरे को झुकना ना पड़े, स्क्वायर के पास ही मेरे पास रिएक्शन आ जाए। तो मैं निकाल रही हूँ जी। तो जी निकालना है मेरे को, तो मैंने जी लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन। अब जी के पास क्या है, एक तो पी है और एक क्या है, टी है। तो पी लिखा और क्या लिखा, टी लिखा। ठीक है, ठीक है, अब देखो P किससे जा रहा है, V के पास, तो क्या लिख दूं, V। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ क्योंकि साइन मेरे को दिखाना है। ठीक है, अच्छा T किस पे से मिल रहा है, T मिल रहा है एरो, मतलब ये जो लाइन है डायगोनल है वो किससे मिल रहा है, S से, तो मैंने S लिख दिया। अब इनके बीच में लगा दो D, D, इन दोनों के बीच में D, इन दोनों के बीच में D। ठीक है, अब हमें लिखना है साइन कन्वेंशन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। तो देखो प्रेशर के पास जो ये निकला है ना डायगोनल, इस यहाँ पे टेल है, तो टेल है तो प्रेशर के आगे क्या लिखूंगी, पॉजिटिव। लेकिन अब देखो टेम्परेचर के पास एरो का हेड आ गया, तो हेड है तो कैसा साइन लगाएंगे, माइनस का। अब एक बार इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा, डीजी डीजी, प्लस में वीडीपी, प्लस में वीडीपी, माइनस में एसडीटी, माइनस में एसडीटी। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस में एसडीटी, प्लस में वीडीपी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मैम पहले प्रेशर इधर लिखना है, टी ही इधर लिखना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप टेम्परेचर यहाँ लिख लो, आप फिर प्रेशर को इधर लिख सकते हो, साइन सेम आने चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद अपन किसको निकालते बेटा, जी के बाद आता है अपने पास ए, तो ए लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू, ए के पास क्या है, इधर एक तो v है और इधर क्या है, t है, तो v और यहाँ पे क्या है, t। ठीक है, अच्छा अब v किससे मिल रहा है, v मिल रहा है p से, तो v के आगे p लिख देती हूँ। t किससे मिल रहा है, t मिल रहा है s से, तो t के आगे s लिख देती हूँ। अब लगा देते हैं d, d इन दोनों के बीच में d, इन दोनों के बीच में d। ठीक है, अब हमें निकालना बेटा साइन कन्वेंशन लिखना है, तो p, v और t, तो v के ऊपर भी देखो एरो का हेड आ रहा है, तो कैसा साइन लगाऊं, माइनस। t के आगे भी क्या आ रहा है, एरो का हेड, तो कैसा साइन लगाऊं, माइनस। तो देखो अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, da माइनस में pdv, माइनस में pdv, माइनस में sdt, माइनस में sdt, तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब देखो नेक्स्ट रहता है अपने पास फोर्थ u, तो u इक्वल्स टू क्या है, u के पास एक तो s है और एक क्या है, v है। बाकी की एरो हटा देते क्योंकि उसी के ऊपर फोकस होगा। ठीक है, जो निकाले वही निकले। देखो u के पास s है और क्या है, v है, तो u के पास एक जगह तो s है और एक जगह क्या है, v है, v। ठीक है, अब देखो v किससे मिल रहा है, p से, तो v के आगे क्या लिख दूं, p। अब देखो s किससे मिल रहा है,
टी से, तो एस के आगे क्या लिख दूं, टी। अब लिख देते डी, तो डी, यू के आगे डी, इन दोनों के बीच में डी, इन दोनों के बीच में डी। अब अपन क्या लिखते हैं, साइन कन्वेंशन रह गया प्लस माइनस का। तो देखो वी पे तो एरो का हेड है, तो वी के आगे क्या लगा दूं, माइनस का साइन। एस पे टेल है, टेल के आगे कैसा साइन होता है, प्लस। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गया। अब इसको मैच कर लेते हैं। देखो डी यू प्लस में टीडीएस, प्लस में टीडीएस, माइनस में पीडीवी, माइनस में पीडीवी। तो ये रिएक्शन अपने पास आ गई। इक्वेशंस इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने पास हो जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है बेटा, इसको मैं रब कर रही हूं, याद रखना एरो का ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन में एरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एरो का टेल होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, एरो का हेड होता है तो नेगेटिव साइन आता है। जो पास वाले होते हैं उनको लिखते हैं, उनके आगे मतलब डी लगाना होता है हमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये तरीका था इसको याद करवाने का। तो ये रिएक्शंस जो है, इक्वेशंस हैं, ये आपकी डी यू, डी एच, डी जी, डी ए, ये बहुत काम आएंगी आगे कंपटीशन एग्जाम्स में आती हैं। ये मतलब कहने का ये है, मैक्सवेल इक्वेशन आपके +1 +2 के बाद आप नीट का दोगे, जेई का दोगे, कोई भी क्वेश्चन दोगे ना, उसमें ये रिएक्शंस आएंगी, पूछ सकते हैं इनके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है वो। ठीक है, अब अपने पास आता है बेटा मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, अब बेटा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब एनर्जी होती क्या है, किसी भी काम को करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कि अपने पास हम जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, मतलब हमारे अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, हम उस काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं। और हम जितने ज्यादा लेजी होंगे, आलसी होंगे, मतलब हमारे अंदर उतनी कम एनर्जी है और हम उस काम को उतना ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मोड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दो मोड्स होते हैं बेटा, एक होती है हीट और एक होता है वर्क। ठीक है, हम बोल देते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क को भी हम जूल में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये दोनों ही मोड्स होते हैं एनर्जी के। अब तक हम +1 क्लास से पहले 8th में आया था ये चैप्टर एनर्जी वाला साइंस के अंदर, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। तो वर्क को भी हम क्या बोलते हैं, एनर्जी की फॉर्म में लेके चलते हैं, लेकिन होता नहीं है, ये टाइप्स नहीं, ये मोड्स एनर्जी के। मोड्स मतलब रास्ता, किस तरीके से एनर्जी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं मोड्स। ठीक है, पाथ। अब देखो सबसे पहले हम हीट पढ़ लेते हैं। हीट क्या होती है, एनर्जी का एक मोड है। ठीक है, मोड एक तरीके से मतलब ये लगा लो कि तरीका है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी। तो हमेशा हीट है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल देखो, मान लिया हमने क्या किया, जैसे हम किचन में चले गए, किचन में जा रहे हैं और पतीले का दूध है, दूध पतीले के अंदर दूध डाल रखा है, उसको हमने गैस स्टोव के ऊपर रख दिया, उसको गर्म कर दिया। तो जो पकड़ने वाला हैंडल होता है ना, उसके ऊपर इंसुलेटर टाइप का कुछ पकड़ने का होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हमें गर्म नहीं लगता। लेकिन पतीले को अगर हम, जहाँ से वो किसी मेटल का बना हुआ है, उसको पकड़ के हम अगर पतीला गर्म है तो हमें गर्म फील होता है, हम उसको उठा के दूसरी जगह पे नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि अपने हाथ हैं ठंडे और पतीले का टेम्परेचर है गर्म। तो हमें या तो कोई कपड़ा यूज करना पड़ता है या फिर उसको उठाने के लिए कुछ और, कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकें। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया एक मेरे पास ईट है, कोई भी ABCD, मान लिया ये ईट है, मैं इसका नाम दे दिया A, प्लस मैं इसके पास क्या करती हूँ, कोई एक ईट लेके रखती हूँ, मतलब मैंने एक ईट ले ली B। ठीक है, इसका टेम्परेचर हॉट है, ये बहुत गर्म है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों ईटों को उठा के एक दूसरे के क्लोज रख दिया, यानी कि ये ईट A है और ये ईट क्या है, B है। मैंने दोनों को टच करके रख दिया, ये हॉट थी और ये क्या थी, कोल्ड थी। ठीक है,
तो ये हॉट है तो हीट कोल्ड की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि मतलब डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर में। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता तो हीट ट्रांसफर नहीं होती, उस टाइम हीट क्या होती, एनवायरनमेंट में जाती। अब क्या है कि दोनों हीटें टच में है तो कुछ तो हीट इसकी एनवायरनमेंट में भी जाएगी, लेकिन अब ये हीट कोल्ड थी तो टेम्परेचर इसके अंदर यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से इस हीट कि ये जो एक ही हीट है वो हॉट था तो मतलब इसकी हीट बी के साथ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। कैसे हुई, कैसे एक्सचेंज हुई, तो जब एक बॉडी का टेम्परेचर हॉट हो दूसरी का कोल्ड हो तो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है और तब तक हीट ट्रांसफर होती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी हीट एनर्जी में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ए से किसकी तरफ जा रही है, बी की तरफ, ठीक है। तो ये अपने पास था मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज का। तो ये एक था अपने पास हीट का। अब अपने पास आता है नेक्स्ट वर्क का, ठीक है। तो वर्क को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, वर्क को करने के लिए क्या है कि अब जो मैंने आपको बताई है ना, ये समझाया है कि मैंने एक ईट ली, ये बी ली, कि चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हम बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको अपने नोट्स के अंदर बनानी है, ये चीज लिखनी है। अब आती है वर्क। अब वर्क में क्या है अपने पास, वर्क को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज में। मैंने क्या किया बेटा, वर्क भी एनर्जी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या करें इसको कि मैंने ना एक मतलब क्लोज वेसल ले लिया, उसके अंदर गैसेस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। मैंने पिस्टल लगा दी ऊपर से, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो ये जो पार्टिकल्स है ना गैसेस के, ये क्लोज क्लोज आ जाएंगे, यानी कि मैंने इतना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है ना ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज आ गए। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, ठीक है। फिर मैं क्या करूं कि ऊपर से प्रेशर यानी कि ऑन द सिस्टम, ये मान लिया सिस्टम था, ये एक क्लोज वेसल एक सिस्टम था, इसके ऊपर मैंने प्रेशर किया अप्लाई, मतलब ऑन द सिस्टम हमने इस केस में ऑन द सिस्टम अप्लाई किया मैंने प्रेशर, ठीक है। फिर एक दूसरा केस ले लेते हैं बेटा कि एक क्लोज वेसल है और इसके अंदर गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, और मैं इसके ऊपर पिस्टल लगा रखी लेकिन मैंने कोई भी प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह पे ठहर के नहीं रहते, अगर उनके पास बीच में स्पेस है तो उनके बीच में कोलिजन होता रहता है। कोलिजन होगा तो पार्टिकल्स इस वेसल के वॉल के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे और इस पिस्टल के ऊपर भी, पर इतनी ज्यादा इनमें है नहीं पावर कि पिस्टल को एकदम से ऊपर की तरफ धकेल दे, ठीक है। तो मैं क्या, ये कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे अंदर से, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मानिए सिस्टम है तो कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। एक ये केस है, तो मेरे पास एक आता है केस ये, इसको केस नंबर 1 डाल देते हैं। एक केस आता है ये, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या चीज है कि इसमें तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अब एक हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, एक हमने पढ़ी थी एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होती है कि हीट निकलती है, निकलती है मतलब हीट रिलीज हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ घट रहा है किसी भी चीज में से। तो इसमें क्या है कि देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम ने काम किया तो कुछ ना कुछ उसने अपनी एनर्जी रिलीज की होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी एनर्जी घटी होगी। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमेशा किस साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नेगेटिव साइन से, ठीक है। अब अगर मेरे पास यानी कि इस केस में वर्क के वैल्यू जो भी आएगी ना उसको उसके आगे हम कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले केस में क्या है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन थी कि हमने किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से एनर्जी उसको दी है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी ऐड हुई है। तो सेम ऐसे इसमें है कि ऊपर से जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ काम उसके ऊपर हुआ है, तो वर्क कुछ ना कुछ उसके ऊपर हुआ है। तो उस केस में वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जो भी आएगी अपने पास वैल्यू उसके आगे कैसा साइन लग जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमने ये पढ़ी थी हीट, हीट में तो हमने पढ़ा था कि जब एक हॉट था ईट, एक बी हॉट थी, कोल्ड ईट थी, ये हॉट थी ये कोल्ड थी, तो उस केस में हीट ट्रांसफर हो रही थी बेटा चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, सॉरी डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से ए से बी में जा रहा था, क्योंकि एक ही
का टेम्परेचर ज्यादा था और बी का टेम्परेचर कम था, ठीक है। तो हीट की में क्या था, हमने मोड्स ऑफ एनर्जी में दो पढ़े थे, एक तो हीट पढ़ा था, एक वर्क पढ़ा है। मोड्स ऑफ हीट में दो पढ़े हमने इसके पार्ट। तो हीट के अंदर कैसे वर्क डन होता है बेटा, एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसमें वर्क के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि बेटा वर्क दो तरीके से होता है, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो बाहर से कुछ ना कुछ उसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, ऐड हुआ तो मतलब वर्क की जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव। अब ये क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ एनर्जी घटी होगी सिस्टम की, यानी कि हमने इसको क्या बोल दिया कि वर्क की जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे कैसा साइन लग जाएगा, नेगेटिव। तो ये तो होता है हीट के अंदर होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन वर्क के अंदर हम क्या बोले कि अगर हम वर्क को एज ए मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़े तो हम इसको बोल सकते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो, उसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है उस तरीके से क्या होता है, मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है इन द वर्क सिस्टम के अंदर, ठीक है, वर्क में। तो ये तुम्हारे दो टॉपिक थे और इनको अच्छे से कर लेना, इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि मेरा एक ही काम होता है बेटा, समझ लो बेटर है। खुद नोट्स बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा। नोट्स चाहे आप लोग हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ, लिखना एग्जाम में आपको अपनी लैंग्वेज बना के इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि खुद नोट्स बनाते हो तो बच्चा नोट्स अपने हिसाब से बनाता है, कि उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 90 से अबव लेने हैं मार्क्स, तो वो उस हिसाब से नोट्स बनाता है। अगर उसको 90 से बिलो लेने हैं तो वो उस हिसाब से बनाता है, ठीक है। अगर मैं किसी कम पढ़ने वाले बच्चे को 100% नोट बना के दे दूँ ना, तो वो सिर्फ रटेगा, उसको समझेगा नहीं। तो समझ के नोट्स खुद बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है। तो बनी बनाई खिचड़ी सिर्फ इतनी होती है कि वो समझा दिया जाए, काम आपको खुद करना है, नोट्स खुद बनाने हैं। तो जो अभी आपको करवाया है ना, बुक को खोलोगे एनसीईआरटी को तो उसमें सिर्फ उसको क्या कर रखा है, इंग्लिश में ट्रांसफर करके दे रखा है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो ये काम था, इसको कर लेना।